बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेज़र में आज का हमारा टॉपिक है लेज़र गेन सैचुरेशन एनालिसिस। इससे पहले हम 3 लेवल लेज़र सिस्टम और 4 लेवल लेज़र सिस्टम दोनों का रेट एनालिसिस कर चुके हैं और वहाँ पर हम इन दोनों के कंपैरिजन से हमें ये पता चल चुका है कि जो 4 लेवल लेज़र सिस्टम है वो जनरली ज़्यादा एफिशिएंट होता है। उसमें जो पंपिंग रिक्वायरमेंट होती हैं वो 3 लेवल लेज़र सिस्टम के मुकाबले में कम होती हैं और इजीली आप जो है वो थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव कर सकते हैं। स्टेडी स्टेट गेन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये चीज़ जानते हैं। हमें पता है कि जब आप किसी लेज़र कैविटी के ऊपर बाहर से फोटोन्स ला के इंसिडेंट करवाएंगे, यानी पंपिंग के प्रोसेस की बात हो रही है ये, तो उस वक्त गेन डिक्रीज़ होता है। वो गेन डिक्रीज़ क्यों होता है? उसकी रीज़न ये है कि बाहर से आने वाले जो फोटोन्स होते हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में मौजूद जो भी एटम्स हैं उनको नॉकडाउन करवाएंगे और नॉकडाउन करवाने के बाद जो है वो क्या हो जाएगी, एमिशन हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो नॉकडाउन होते जाएंगे तो हाई स्टेट जो एनर्जी लेवल है वहाँ पर एटम्स की तादाद डिक्रीज़ होती रहेगी और जब एटम की तादाद डिक्रीज़ होगी तो रिजल्टेंटली जो है वो क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर रीज़न जो है वो लिखी हुई है कि रीज़न ये है कि स्टिमुलेटेड एमिशन और जो अब्जॉर्प्शन है उन दोनों प्रोसेसेस की वजह से जो हाई लेवल और लो लेवल के दरमियान जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो कम हो जाती है, यानी तकरीबन दोनों जो है वो पॉपुलेशन बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर रीज़न उसकी इसी चीज़ को लिख दिया गया कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन टेंड टू इक्वलाइज, क्योंकि अब जब हाई एनर्जी लेवल से फोटोन यानी एटम्स को नॉकडाउन करवा के लो एनर्जी स्टेट में ले आएंगे तो उस वक्त लो एनर्जी स्टेट में मौजूद एटम्स जो है बाहर से आने वाले फोटोन को अब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट की तरफ जाने लग पड़ेंगे। तो इसका मतलब है इस वक्त जो है वो एक प्रोसेस चल पड़ेगा कि एक वक्त में जितने फोटोन्स जो हैं वो अमिट हो रहे होंगे, यानी जितनी स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही होगी उतनी ही स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन हो रही होगी। तो इस पॉइंट पे जो लेज़र बीम है उसका गेन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा और वो सैचुरेट हो जाएगा, बस उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा वो। तो यही जो प्रोसेस है फिर हमें लेज़र की आउटपुट पावर फाइंड करने में हेल्प आउट करता है। अब इस चीज़ को हम माइक्रोस्कोपिकली जो है वो देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, आप जानते हैं जब एटम हाई एनर्जी स्टेट में मौजूद हैं तो वहाँ से स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हो सकती है और स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो सकती है। तो स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशंस अप्लाई टू द एटम्स ऑफ अपर एनर्जी लेवल एंड कॉज देम टू ड्रॉप टू लोअर लेवल एंड एमिट अ फोटोन। दोनों सूरतों में फोटोन तो एमिट होना ही है। अब जब एटम डिके होके लोअर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं तो या तो वहाँ से मज़ीद नीचे की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि 4 लेवल एनर्जी स्टेट में आपने लेज़र सिस्टम में देखा था कि जो लेज़र बन रही है वो है 3 और 2 लेवल के दरमियान और ग्राउंड स्टेट है 1 एनर्जी लेवल जो E1 जिसको हमने कहा था। तो इसका मतलब है कि 3 से 2 में आए तो लेज़र ट्रांजिशन जो है वो अमिट हुई। अब 3 से 2 में आते हुए जब लेज़र ट्रांजिशन अमिट हो गई तो उसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 2 से वो नीचे मज़ीद फर्दर डिके कर जाएगा, 1 में चला जाएगा, या हो सकता है वो 2 में ही मौजूद हो और फोटोन को अब्जॉर्व करके 2 से वापस कहाँ पर चला जाए, 3 में चला जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन लोअर लेवल का अब्जॉर्प्शन रेट हाई लेवल के स्टिमुलेटेड एमिशन रेट के क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है। यानी इक्विलिब्रियम में ये होता है कि जितनी स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी है उतनी ही स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब है ये जो अपवर्ड ट्रांजिशन हो रही है यानी कि अब्जॉर्प्शन और डाउनवर्ड ट्रांजिशन यानी कि एमिशन, ये इतनी तेज़ी से होती है कि ऐसे लगता है कि एक एटम के हाई एनर्जी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी या लो एनर्जी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली इक्वल है, क्योंकि आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है। तो इतनी तेज़ी से ये एमिशन और अब्जॉर्प्शन हो रही है कि 50% चांसेस है कि एटम लो एनर्जी स्टेट में मिलेगा, 50% चांसेस है कि एटम जो है वो हाई एनर्जी स्टेट में मिलेगा। तो इसका मतलब है साइमल्टेनियसली आप ये कह सकते हैं कि जो एटम है वो ऑसिलेटर के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और अब्जॉर्बर के तौर पे भी एक्ट कर रहा है।
एट द सेम टाइम। तो इसलिए जो नेट गेन है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब है जो गेन कोफिशिएंट है वो एक लेवल पे आके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मज़ीद उसमें कोई इजाफा जो है वो नहीं होगा। तो गेन कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम मस्ट बी रिड्यूस्ड एज द फोटोन फ्लक्स इंक्रीजेज। तो फोटोन फ्लक्स का मतलब है बाहर से इंसिडेंट फोटोन जितने ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे स्टिमुलेटेड एमिशन होती जाएगी। स्टिमुलेटेड एमिशन होने के नतीजे में पॉपुलेशन जो है वो इन्वर्जन कम हो जाएगी और गेन जो है वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा और उस लेवल से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा। अब हमने इसी चीज़ को एनालाइज करना है, ठीक है। हमें पता है कि जो लेज़र एक्शन हो रहा है वो हो रहा है एनर्जी लेवल 3 और एनर्जी लेवल 2 के दरमियान, और एनर्जी लेवल 2 जो है वो एनर्जी लेवल 1 से क्या है, ऊपर है। एनर्जी लेवल 3 भी एनर्जी लेवल 1 से ऊपर है। तो इसका मतलब है कि जो लेज़र एक्शन होता है वो दो एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स के दरमियान होता है और दोनों एक्साइटेड एनर्जी लेवल जो हैं वो क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट से काफ़ी ऊपर होते हैं। ये जो पॉपुलेशन लेवल होता है एक्साइटेड लेवल में, ये आप जानते हैं हमेशा कम होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड एनर्जी स्टेट, क्योंकि हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी जो बताती है कि जैसे जैसे हाई एनर्जी स्टेट की आप बात करते हैं उसमें पॉपुलेशन की वैल्यू जो है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। अब गैस लेज़र में तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि गैस लेज़र में आपको पता है कि जो ट्रांजिशंस होती हैं वो बड़ी ही फाइन ट्रांजिशन होती हैं, यानी जो उनकी विड्थ होती है वो बहुत स्मॉल होती है, यानी वो पर्टिकुलर एक वेवलेंथ को अमिट करेंगी, एक ही वेवलेंथ क्या करेंगी, अब्जॉर्ब करेंगी। तो इसका मतलब है कि उन्हीं दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन होनी है, और बेशक एमिसिव ट्रांजिशन, बेशक अब्जॉर्प्टिव ट्रांजिशन। अब ये जो स्मॉल पॉपुलेशन डिफरेंस से ही आप जो है वो क्या कर सकते हैं, लेज़र बना सकते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं होता क्योंकि पैकिंग क्लोज होती है सॉलिड स्टेट लेज़र में, जैसे कि रूबी लेज़र है उसके अंदर। तो हमें पॉपुलेशन डिफरेंस जो है वो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि आप इतना गेन पैदा कर सकें कि एक लेज़र जैसी ट्रांजिशन हो सके। ये एक 4 लेवल लेज़र सिस्टम है। इसमें आप देखते हैं 1 से 4 में ये पंपिंग हो रही है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है पंपिंग ट्रांजिशन को शो कर रही है। फिर 4 से 3 में फास्ट ट्रांजिशन होती है, इसको रेडिएशन लेस ट्रांजिशन या नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहा जाता है। 3 और 2 के दरमियान एक्चुअल लेज़र बन रही है, ये स्लो ट्रांजिशन है जिसको लेज़र ट्रांजिशन या ये रेड लाइन से शो किया हुआ है। और फिर 2 से 1 में अगर डाउनवर्ड ट्रांजिशन होगी तो वो दोबारा से फास्ट और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगी। इसको इस फॉर्म में भी कहा जा सकता है जैसे E1 से आप E4 में जाते हैं पंपिंग के थ्रू, और उसके बाद आप फॉल करते हैं N3 में फास्ट ट्रांजिशन, और 3 और 2 के दरमियान एक्चुअली में फोटोन अमिट हो रहे हैं यानी लेज़र बन रही है, और उसके बाद 2 से 1 में दोबारा से फास्ट डिके हो रहा है। अब E1 से E4 में जाने का जो प्रोसेस है प्राइमरीली आपने कहा कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो N1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। K मीन्स कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये आपके पास K मल्टीप्लाइड बाय N1 आ गया। इस तरह N3 से N2 में ये जो ट्रांजिशन हो रही है ये N3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितने ज़्यादा N3 में एटम्स होंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग लेज़र ट्रांजिशन जो है वो अमिट होगी। अब होगा क्या, यही तरतीब से ये तमाम इवेंट्स को लिख दिया गया है कि एटम्स आर पम्प्ड फ्रॉम लेवल E1 टू लेवल E4, ये तो पंपिंग हो गई। एटम रिलैक्स टू लेवल 3, अब E4 से एटम रिलैक्स होकर E3 में आ जाते हैं विदाउट एनी रेडिएटिव एमिशन, बगैर कोई फोटोन अमिट किए। लेज़र ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन E3 एंड E2, तो इन दो लेवल्स के दरमियान लेज़र ट्रांजिशन हो रही है। एटम्स डिके बैक टू E1, E2 से वापस एटम जो है वो E1 में आ जाते हैं जो कि ग्राउंड एनर्जी लेवल है। अब आप देखें कि जो पंपिंग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जिसको W1 to 4 या W4 to 1, यानी ये 1 to 4 अब्जॉर्प्शन को शो कर रहा है, 4 to 1 जो है वो एमिशन को शो कर रहा है, वो किसके बराबर है, WP के बराबर है। और N4 जो है वो N1 के मुकाबले में बहुत कम है क्योंकि N4 एक्साइटेड स्टेट है और N1 जो है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट है। तो आप dN4 over dt यानी रेट इक्वेशन लिख रहे हैं लेवल 4 की, तो ये किसके बराबर है, WP N1, क्योंकि N1 से N4 में जाना है तो इसलिए पॉजिटिव यहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन N4 से N1 में भी तो ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो इसलिए माइनस WP N4 जो है वो आपने लिख दिया। तो दोनों में से आप WP जो है वो क्या ले सकते हैं, कॉमन, अंदर आ जाएगा N1 माइनस N4। लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि N1 N4 के मुकाबले में इतना लार्ज है कि आप N4 को निगलेक्ट कर सकते हैं,
तो आपने N4 को नेगलेक्ट कर दिया, WP_N1 आ गया। लेकिन दूसरी बात कि N1 जो है वो N2, N3, N4 सारों से बहुत बड़ा है, और अगर N2, N3, N4 सारों से बड़ा है तो इसका मतलब है जो टोटल पॉपुलेशन है जिसको N कहा गया है वो अप्रॉक्सीमेटली N1 के बराबर है। तो इसलिए WP_N1 को WP_N भी लिखा जा सकता है। अब आप देखते हैं कि ये जो पंपिंग रेट है जिसको आपने अब WP_N1 के बराबर, ये WP_N1 के बराबर लिख लिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी से। बाहर से अगर आप ऑप्टिकली पंपिंग करना चाह रहे हैं तो उस वक्त जो बाहर से लाइट आप इसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं ये उसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप गैस को जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रख के पंप करवा रहे हैं तो ये डिस्चार्ज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये तो है E1 से E4 में जाने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन E4 से कुछ एटम डिके करके E3 में भी तो आते हैं। तो इसका मतलब है कि एटम की एक छोटी सी फ्रैक्शन जो है जिसको ईटा पी कह दिया गया है वो E4 से वापस E3 में आ जाती है। अगर तो सारे एटम E4 से E3 में आ जाते हैं तो हम ईटा पी की वैल्यू 1 लेंगे, 100% एफिशिएंसी, यानी सारे के सारे हाई एनर्जी लेवल में आ गए हैं, ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है कि ईटा पी की वैल्यू 1 हो। गैसियस लेज़र में ये 1 के बराबर होती है, लेकिन सॉलिड स्टेट लेज़र में ये 1 से काफ़ी कम होती है। अब आपने नंबर ऑफ एटम रीचिंग अपर लेज़र लेवल E3 विल बी इक्वल टू, देखें E1 से E4 में जाने वाले एटम की तादाद को आपने क्या कहा था? WP_N1। अब E4 से E3 में जो डिके हो रहे हैं उसको कहा जाएगा ईटा पी WP_N1। ईटा पी वो फ्रैक्शन है जो E4 से E3 में आ रही है, यानी फ़र्ज़ करें ये ईटा पी की वैल्यू है 50%। तो इट मीन्स कि अगर 100 एटम N1 से N4 में गए थे तो उनमें से सिर्फ 50 जो है वो N4 से डिके करके N3 में आने के काबिल हैं। तो इसलिए ईटा पी को क्वांटम एफिशिएंसी भी कहा जाता है, और क्वांटम एफिशिएंसी गैसियस लेज़र के लिए काफ़ी लार्ज होती है। अब सेम जैसे आपने यहाँ पर रेट इक्वेशन लिखी है ना, ये एनर्जी लेवल 4 के लिए, अब हम एनर्जी लेवल 3 और एनर्जी लेवल 2 के लिए भी रेट इक्वेशन लिख लेते हैं। अब एनर्जी लेवल 3 में एक तो एटम आ गए हैं एनर्जी लेवल 4 से जिसको आपने RP से ज़ाहिर किया। अभी ये वाली RP, ये तो E4 से डिके करके E3 में आने वाले एटम की तादाद है, तो ये प्लस लिखा जाएगा, माइनस WN3। अब N3 से एटम ने डिके करके N2 में भी तो आना है, और माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा WN2, क्योंकि N2 से स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन के नतीजे में एटम N3 में भी आ सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आप उसको लिख लें माइनस N3/τ3। तो आपको पता है कि N3 से N2 में, यानी थर्ड लेवल से सेकंड लेवल में और थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल में स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हो सकती है, तो उसको आपने इस टर्म से लिख दिया। और अगर N2 की रेट इक्वेशन लिखेंगे तो WN3, क्योंकि N2 में N3 से एटम आ रहे हैं तो प्लस, लेकिन माइनस WN2 आ जाएगा क्योंकि N2 से एटम N3 में भी तो स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन के नतीजे में जा रहे हैं, प्लस N3/τ32। थर्ड से सेकंड में आने वाले वो एटम्स जो स्पॉन्टेनियस एमिशन के नतीजे में आए हैं, माइनस N2T2, यानी सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में स्पॉन्टेनियस एमिशन के नतीजे में जाने वाले एटम्स को इस तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पर एक τ3 लिखा हुआ है, तो τ3 जो है वो ये तो है मीन लाइफ टाइम थर्ड एनर्जी स्टेट का, तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है A3, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, वो है A32 प्लस A31, थर्ड से 2 या थर्ड से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी। और आप जानते हैं A और टाउ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल हैं ईच अदर। 1/τ3 इज इक्वल टू 1/τ32 प्लस 1/τ31। अब ये जो इक्वेशन है ना, आपको पता है इक्विलिब्रियम के स्टेट में dN3/dt भी ज़ीरो होगा और dN2/dt भी ज़ीरो होगा। और जब ये दोनों ज़ीरो हैं तो आपने एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस तीसरी इक्वेशन ये वाली, इन तीनों इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने N2 और N3 की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आप इन तीनों इक्वेशन को खुद से जो है वो सॉल्व करें और N2 की वैल्यू और N3 की वैल्यू जो है वो आप इस तरह से मालूम कर लें। अब जब आपके पास N3 और N2 आ गया तो आप पॉपुलेशन डिफरेंस इजीली मालूम कर सकते हैं। डेल्टा N वो बराबर है N3 माइनस N2 और वो इसके बराबर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर
आप टाउ 3 को टाउ 3 2 के बराबर ले लें, यानी आप सिर्फ ये फ़र्ज़ कर लें कि थर्ड से सिर्फ सेकंड में ट्रांजिशन पॉसिबल है, थर्ड से 1 में जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल तो है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इसलिए टाउ 3 जो है वो टाउ 3 2 के बराबर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में ये जो टाउ 3 है इसकी जगह आप यहाँ पर भी टाउ 3 है, इसकी जगह टाउ 3 2 पुट कर सकते हैं। जब पुट करेंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी, वो इस शक्ल में आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें ये जो डेल्टा एन है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 आर पी पे इस वक्त लग रहा है कि ये आर पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साथ देखें ये 1 प्लस टाउ 3W, टाउ 3W आप जानते हैं इसको नॉर्मलाइज्ड पंपिंग रेट हमने कहा था, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप आर पी को बढ़ाते जाएं, जब आप आर पी को बढ़ाएंगे यानी एनर्जी लेवल 3 में आने वाले एटम्स की तादाद को बढ़ाएंगे तो उस वक्त लाजमी सी बात है स्टिमुलेटेड एमिशन भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है जब आप आर पी को बढ़ाएंगे तो उस वक्त ये जो W वाली टर्म है ये भी बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ी ये भी बढ़ी तो इन दोनों की रेशियो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, सैचुरेशन कहा जाता है। तो इसका मतलब है व्हेन वी इंक्रीज आरपी सिग्नल इंटेंसिटी एंड स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोबेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। और इस प्रोसेस को जब ये W वाला प्रोसेस डोमिनेंट हो जाएगा तो उस वक्त क्या होगा, ज़्यादा एटम हाई एनर्जी लेवल से फॉल करके लो एनर्जी लेवल में आ जाएंगे और इस सिचुएशन में गेन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अब वो आरपी से इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि आरपी बढ़ाने से तो W बढ़ता जा रहा है। तो जब दोनों चीज़ें ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बढ़ना शुरू हो जाएं इक्वली, तो उस वक्त क्या होगा, दोनों की रेशो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम कहेंगे गेन आरपी के प्रोपोर्शनल नहीं रहा, गेन सैचुरेट होकर क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो यहाँ पर जाके जो है वो लेज़र इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है उसको अचीव कर लेती है, और फिर फर्दर जो है वो उसकी इंटेंसिटी में कोई इंक्रीज़ नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए लेज़र जो मीडियम है वो गेन मीडियम ज़रूर है, लेकिन उसका गेन कोफिशिएंट एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके सैचुरेट कर देता है, उसके बाद वो फर्दर जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता। तो ये आज का हमारा टॉपिक। यहाँ पर ये जो रेट इक्वेशन एनालिसिस हैं या रेट जो है वो एनालिसिस सारे के सारे ख़त्म होते हैं, कंक्लूड होते हैं। तो इसके बाद आपकी असाइनमेंट है जो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।